क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हमारे को डिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है जो जन्म से होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डिजीज हो सकती है, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है। स्पाइन की सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नसों और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से जो दबाव है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हड्डी को भी हटाया जा सकता है, नहीं तो हम मेनली लिगामेंट्स और डिस्क को या थोड़ी बहुत वहाँ से मसल को हटाते हैं। और आज हम बात करेंगे कौन सी सर्जरीज हमारे को सर्जन रिकमेंड करते हैं जब हम स्पाइन के प्रॉब्लम के साथ उनके पास जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर स्पाइन सर्जन हूं। हम अपने एपिसोड को कंटिन्यू कर रहे हैं स्पाइन के बारे में, और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पाइन सर्जरी। पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि क्या सर्जरी करानी चाहिए, क्या जरूरत पड़ सकती है, और आज हम बात करेंगे कौन सी सर्जरीज हमारे को सर्जन रिकमेंड करते हैं जब हम स्पाइन के प्रॉब्लम के साथ उनके पास जाते हैं। तो हमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? कमर में दर्द होता है, हाथों पैरों में सुनपना हो सकता है, हाथ पैर कमजोर हो सकते हैं, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस बिगड़ा हुआ हो सकता है। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हमारे को डिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है जो जन्म से होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डिजीज हो सकती है, या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है। स्पाइन की सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नसों और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से जो दबाव है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हड्डी को भी हटाया जा सकता है, नहीं तो हम मेनली लिगामेंट्स और डिस्क को या थोड़ी बहुत वहां से मसल को हटाते हैं। हम पीछे से भी जा सकते हैं, हम आगे से भी जा सकते हैं। गर्दन की सर्जरी ज्यादातर हम आगे से करते हैं, और आगे से जाके हम डिस्क को या बोन को थोड़ा सा हटा के जो भी वहां पर डिजीज है उसको ठीक करते हैं। यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आने का चांस होता है, इसलिए उसको स्क्रू और प्लेट से हम उसको फिक्स करते हैं। कई बार अगर हम डिस्क की सर्जरी कर रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल डिस्क भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कामयाब है। अगर हमें लग रहा है कि मल्टीपल लेवल प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम पीछे से है, तो हम पीछे से जाके सर्जरी करते हैं। खासकर जो स्पाइन ट्यूमर है उसकी सर्जरी पीछे से काफी कॉमनली होती है, और पीछे से जब हम सर्जरी करते हैं तो अगर हमें जरूरत लगती है तो हम उसके बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए स्क्रू और प्लेट भी लगा देते हैं। इसी तरह धड़ की सर्जरी होती है। धड़ की सर्जरी ज्यादातर पीछे से या साइड से करी जाती है। आगे से सर्जरी करना रिस्की होता है क्योंकि आगे हार्ट होता है। तो उसमें स्पाइन में मेनली प्रॉब्लम डॉर्सल स्पाइन में ट्यूमर और ट्यूबरक्लोसिस की होती है, जिसको हम पीछे से या हम ट्रांसथोरेसिक यानी फेफड़ों के तरफ से भी जाके कर सकते हैं, एंडोस्कोप से भी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हैं। जब हम लंबर स्पाइन की बात करते हैं तो लंबर स्पाइन में हमारे को डीकम्प्रेशन करना होता है। 95% कंडीशंस में हम लोग पीछे से ही सर्जरी करते हैं, और इसमें ट्यूबरक्लोसिस है, डिस्क की प्रॉब्लम है, डिजेनरेटिव डिजीज है, या कोई ट्यूमर है, तो हम पीछे से सर्जरी आसानी से कर पाते हैं। चूंकि ये हमारा वेट बेयरिंग एरिया होता है, तो इस केस में हमारे को इंस्ट्रूमेंटेशन करना यानी स्क्रू रॉड लगाना काफ़ी कॉमनली होता है। तो यहाँ पर स्क्रूज हैं, रॉड्स हैं, प्लेट्स हैं या केजेस हैं, ये लगाया जाता है। अगर हम सिर्फ डिस्क की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हमारे को किसी भी तरीके की इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, अगर हड्डियों का जो आपस में जो कनेक्शन है वो ठीक है, इंटैक्ट है तो। और कई बार हड्डियां हिल रही होती है, जिसको लिस्थेसिस कहते हैं, तो उस केस में हमारे को फिक्सेशन और फ्यूजन दोनों करना पड़ता है, जिसमें कि हम पीछे से जाके हड्डी को हटा के डीकम्प्रेशन करते हैं, और उसके बाद बॉडीज, दो वर्टिबल बॉडीज के बीच में केज लगा देते हैं जिससे कि फ्यूजन हो जाए। वहां पर बोन ग्राफ्ट डालते हैं और फिर ऊपर नीचे स्क्रू लगा के उसको फिक्स कर देते हैं ताकि मोबिलिटी ना हो। मोबिलिटी नहीं होगी तो 1.5 से 2 महीने में फ्यूजन हो जाएगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूजन होता है। इसके अलावा हम लोग कई बार स्पाइन में बैक्लोफेन पंप, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर, इस तरह के हाई एंड गैजेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी की स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग वीडियोस होंगे। तो इस टाइप की सर्जरीज जो है उनको करने से पेशेंट को फायदा होता है, इसीलिए वो करी जाती हैं। 2 से 4% केसेज में लॉन्ग टर्म में देयर इज अ चांस दैट देयर कैन बी इम्प्लांट फेलियर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी हो गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए, इम्प्लांट लग गया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आपको एहतियात भी बरतने पड़ते हैं, आपको थोड़े से एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ती है, जिससे कि उस जगह जो है डिजीज उसको कंट्रोल किया जाए। अगर मेडिसिन देनी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूमर है, उनके लिए मेडिसिन है, रेडिएशन है, वो सब चलना चाहिए ताकि वो इम्प्लांट हमारा स्टेबल रहे। सर्जरी हम माइक्रोस्कोप से प्रेफरेबली करते हैं। बड़े अस्पताल में मेनली न्यूरोसर्जन्स माइक्रोस्कोप यूज़ करने में बहुत ही काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। तो ये सारे जो तरीके हैं, मेथड्स हैं हमारे स्पाइन सर्जरी के या स्पाइन को ठीक करने के, उनका इस्तेमाल करके डिपेंडिंग ऑन की पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हम यूज़ करके पेशेंट को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है स्पाइन सर्जरी में, उससे बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है और रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक हेल्दी लाइफ लीड करें। नमस्कार, धन्यवाद।